जरा सोचिए, अगर हम भारत के नक्शे से एक हिस्सा निकालकर उसे एक बिल्कुल अलग देश बना दें। हाँ, तो आबादी के मामले में वो ब्राजील और पाकिस्तान जैसे विशाल देशों को भी पीछे छोड़ देगा। बिल्कुल, वो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश बन जाएगा। चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया की ठीक बाद, लगभग 20 करोड़ लोगों का घर। ये सच में चौंकाने वाला तथ्य है ना? इसी विचार के साथ आज की इस विस्तृत और गहन चर्चा में सभी सुनने वालों का स्वागत है। आज का हमारा विषय है उत्तर प्रदेश। और आज हमारी इस चर्चा का जो आधार है वो एक बेहद विस्तृत स्रोत सामग्री है जिसका नाम है यूपीजी के महा मैराथन 2026। हाँ, मैंने भी इस स्रोत को गहराई से देखा। इसमें उत्तर प्रदेश के इतिहास, उसके भूगोल, कला, संस्कृति और पूरी प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े अनगिनत तथ्य शामिल हैं। बहुत सारा डेटा है। बिल्कुल, डेटा बहुत भारी भरकम है, लेकिन आज हमारा मिशन महज इन तथ्यों की कोई सूची पढ़ना नहीं है। एकदम सही। हम इन जानकारियों की परतें खोलेंगे, मतलब रटने के बजाय हम इन भारी भरकम आंकड़ों के पीछे छिपी कहानियों को समझने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कि कोई चीज जैसी है वैसी क्यों है। ये मिशन सच में बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए, जब हम 20 करोड़ की आबादी की बात करते हैं ना, तो ये सिर्फ कागज पर लिखा एक नंबर नहीं रह जाता। इतने बड़े भूभाग का प्रबंधन करना, उसकी ऐतिहासिक विरासत को सहेजना, ये किसी महाकाव्य को समझने जैसा है। और इतनी बड़ी आबादी का सीधा मतलब ये भी है कि यहाँ की भौगोलिक विविधता और यहाँ की राजनीति दुनिया के किसी भी बड़े देश जितनी ही जटिल है और दिलचस्प भी। बिल्कुल। तो इसी जटिलता को समझने के लिए सबसे पहले इस प्रदेश की पहचान और इसके विकास के सफर पर नजर डालते हैं। हाँ, शुरुआत वहीं से होनी चाहिए। स्रोत को पढ़ते हुए एक बात जो मुझे बहुत ही अजीब लगी वो ये थी कि 1836 में इस राज्य का नाम सिर्फ एक दिशा बताने वाला उत्तर पश्चिम प्रांत था। हाँ, अंग्रेजों की प्रशासनिक सुविधा के लिए रखा गया एक बहुत ही नीरस सा नाम। वही तो, ऐसा लगता है जैसे किसी ब्रिटिश अफसर ने बस नक्शे पर एक लकीर खींची और नाम दे दिया। फिर कई बदलावों से गुजरते हुए 1950 में जाकर इसे उत्तर प्रदेश का नाम मिला, जो अपने आप में एक लंबा सफर है। लेकिन नाम से ज्यादा दिलचस्प मुझे इसकी राजधानी का सफर लगा। स्रोतों में ना इसे याद रखने का एक बड़ा ही दिलचस्प तरीका दिया गया है, APL यानी APL। आगरा, प्रयागराज और लखनऊ। हाँ, तो मैं ये सोच रही थी कि राजधानियों का ये बदलना क्या सिर्फ शहर बदलना था या इसके पीछे कोई बहुत गहरी राजनीति चल रही थी? इसके पीछे बहुत ही गहरी और सोची समझी राजनीति थी। अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो यह सत्ता की प्रकृति का बदलना था। देखिए, 1836 से आगरा राजधानी था, क्योंकि आगरा मुगलों का केंद्र रहा था। बिल्कुल, आगरा सीधे तौर पर मुगलिया सल्तनत की एक विरासत थी और शुरुआत में अंग्रेजों को उसी पुराने शक्ति केंद्र से शासन करना आसान लगा। लेकिन फिर 1857 की क्रांति हो गई, जिसने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिला दी। एकदम सही। उस क्रांति ने उन्हें समझा दिया कि वे अब पुराने मुगल केंद्रों से बैठकर इस विशाल क्षेत्र को नियंत्रित नहीं कर सकते। तो 1857 के गदर ने अंग्रेजों को सोचने पर मजबूर किया कि उन्हें एक सादा, सुरक्षित और रणनीतिक जगह चाहिए, और इसी वजह से उन्होंने 1858 में राजधानी को आगरा से हटाकर प्रयागराज भेज दिया, जिसे उस समय इलाहाबाद कहा जाता था। हाँ, प्रयागराज रणनीतिक रूप से बहुत सुरक्षित था। वहाँ का विशाल किला और सबसे बड़ी बात, वहाँ गंगा और यमुना का संगम है। उस जमाने में नदियों के रास्ते पूरे उत्तर भारत पर नजर रखी जा सकती थी। मतलब सेना और रसद पहुँचाना आसान था। बिल्कुल, ब्रिटिश सेना के लिए नावों और जहाजों के जरिए हथियार पहुंचाना प्रयागराज से कहीं ज्यादा आसान था। लेकिन फिर 20वीं सदी की शुरुआत में एक नया मोड़ आया, राष्ट्रवाद का दौर। हाँ, राष्ट्रवाद अपने चरम पर पहुंच रहा था। तब अंग्रेजों ने 1921 में आंशिक रूप से और फिर 1935 में पूरी तरह से राजधानी को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया। तो लखनऊ को ही क्यों चुना गया? क्या इसके पीछे भी 1857 जैसी कोई सैन्य रणनीति थी? इस बार रणनीति सैन्य नहीं थी, इस बार रणनीति पूरी तरह से सांस्कृतिक और राजनीतिक थी। लखनऊ अवध की सांस्कृतिक पहचान, नवाबी तहजीब और कला का केंद्र था। तो वो स्थानीय लोगों को खुश करना चाहते थे। अंग्रेजों को लगा कि अगर राष्ट्रवाद की बढ़ती लहर को थोड़ा शांत करना है और स्थानीय अभिजात वर्ग यानी जो जमींदार और नवाब थे उन्हें अपने पाले में लाना है, तो लखनऊ से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। ये अवध की खोई हुई पहचान को वापस लौटाने का एक प्रतीकात्मक कदम था। ये सफर वाकई किसी थ्रिलर कहानी जैसा लगता है। और जब हम प्रतीकों और पहचान की बात कर ही रहे हैं,
तो स्रोतों में जिक्र किए गए राज्य के राजकीय चिन्ह ने मेरा ध्यान बहुत खींचा, जो 1938 में स्वीकृत हुआ था। जी। इस चिन्ह में एक वृत्त के अंदर 2 मछलियां हैं और एक तीर धनुष है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो इस चिन्ह को अपनाने का समय है, 1938 का वो दौर, जब आजादी की लड़ाई तेज हो रही थी। हाँ, और साथ ही सांप्रदायिक तनाव भी लगातार बढ़ रहा था। ऐसे नाजुक और तनावपूर्ण माहौल में एक ऐसा चिन्ह अपनाना एक बहुत बड़ी बात थी। मैं समझ रही हूँ, इसमें दोनों समुदायों का प्रतिनिधित्व है। बिल्कुल। इसमें मुस्लिम शासकों की विरासत यानी अवध के नवाबों की प्रतीक मछलियां और हिंदू शासकों की विरासत यानी अयोध्या और भगवान राम का प्रतीक तीर धनुष, दोनों को एक साथ बराबर की जगह दी गई। मतलब ये महज कोई डिजाइन नहीं था, ये गंगा जमुनी तहजीब का एक बहुत ही शक्तिशाली और परिपक्व बयान था, एक साफ संदेश कि ये प्रदेश दोनों संस्कृतियों को साथ लेकर चलेगा। और ये संदेश आज भी उत्तर प्रदेश की पहचान का एक बहुत अहम हिस्सा है। जिस गंगा जमुनी तहजीब की हमने अभी बात की, वो सिर्फ एक सांस्कृतिक प्रतीक नहीं है। असल में गंगा और यमुना ने मिलकर ही इस प्रदेश की जमीन को भौतिक रूप से गढ़ा भी है। भूगोल की दृष्टि से ये नदियां ही यहाँ की जीवन रेखा हैं। स्रोतों में जब मैं प्रदेश के भूगोल के बारे में पढ़ रही थी तो एक शब्द सामने आया, प्लाइस्टोसीन युग। हाँ, हिमयुग का समय। और उसमें लिखा था कि नदियां अपने साथ जो जलोढ़ यानी एलुवियल मिट्टी बहाकर लाई हैं, उसकी परत कहीं कहीं 4500 से 6000 मीटर तक गहरी है। मतलब क्या आप इस 6 किलोमीटर गहरी उपजाऊ मिट्टी के रहस्य को थोड़ा आसान भाषा में समझा सकते हैं? जरूर। देखिए, जब हम प्लाइस्टोसीन युग कहते हैं तो हम आज से लगभग 25 लाख साल पहले शुरू हुए उस दौर की बात कर रहे होते हैं, जिसे आम भाषा में आइस एज कहा जाता है। तो उस समय नदियां बहुत विशाल रही होंगी। बहुत विशाल। हजारों लाखों सालों तक हिमालय से निकलने वाली ये नदियां अपने साथ पहाड़ों को काट कर उपजाऊ गाद और मिट्टी लाती रहीं, और उन्होंने इस गहरी खाई को पाट दिया जिसे आज हम गंगा यमुना का मैदान कहते हैं। 6 किलोमीटर गहरी मिट्टी का मतलब है कि अगर कोई जमीन के नीचे खुदाई करना शुरू करे तो कई पहाड़ों की ऊंचाई जितनी गहराई तक कोई चट्टान नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ उपजाऊ मिट्टी मिलेगी। ये कल्पना करना भी कितना रोमांचक है कि वहां के लोग असल में मिट्टी के ऐसे गहरे समंदर के ऊपर खड़े हैं जिसकी कोई था ही नहीं है। और यही वो गहरा खजाना है जिसने सदियों से भारत की इस विशाल आबादी का पेट पाला है। ये दुनिया के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। लेकिन खेती के लिए सिर्फ मिट्टी का होना काफी नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। मौसम और पानी की भूमिका सबसे बड़ी होती है। उत्तर प्रदेश की कृषि पूरी तरह से मानसूनी हवाओं पर निर्भर है, जिन्हें स्थानीय भाषा में पूर्वा कहा जाता है। मैंने स्रोतों में पढ़ा कि ये पूर्वा हवाएं बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ती हैं, और इसी वजह से प्रदेश में बारिश का एक बहुत ही स्पष्ट पैटर्न दिखाई देता है। हाँ, पूरब से पश्चिम की तरफ बारिश घटती जाती है। जी। पूरब में स्थित गोरखपुर में सबसे ज्यादा बारिश होती है, और जैसे जैसे ये हवाएं पश्चिम की तरफ जाती हैं, मथुरा तक पहुंचते पहुंचते बारिश प्रदेश में सबसे कम हो जाती है। और यही हवाओं का पैटर्न वहां की पूरी अर्थव्यवस्था और जीवन शैली को तय कर देता है। देखिए, गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भरपूर पानी बरसता है, इसलिए वहां धान यानी चावल की खेती का बोलबाला है। चावल को बहुत पानी चाहिए होता है। और पश्चिमी यूपी का क्या? पश्चिमी यूपी जैसे मथुरा और उसके आसपास के इलाकों में जहां बारिश कम होती है, वहां उन फसलों की खेती ज्यादा होती है जिन्हें कम पानी चाहिए या जो सिंचाई के अन्य साधनों पर निर्भर रह सकती हैं, जैसे गन्ना और गेहूं। ये तो प्रकृति की दी हुई व्यवस्था हो गई। लेकिन जब बात सिंचाई की आती है तो स्रोतों के आंकड़े मुझे बहुत चौंकाते हैं। नहरों वाले आंकड़े? हाँ, अंग्रेजों के जमाने से ही यहाँ नदियों को साधने का काम शुरू हो गया था। शारदा नहर का जिक्र है, जिसका जाल लगभग 12,000 किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि एक बहुत विशाल नेटवर्क है। इतनी विशाल नहर प्रणाली होने के बावजूद स्रोत बताते हैं कि आज उत्तर प्रदेश की लगभग 75% सिंचाई नलकूपों यानी ट्यूबवेल्स के जरिए होती है। ऐसा क्यों है? किसान नहरों का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? इसके पीछे तकनीक और किसान की आजादी का मनोविज्ञान है। आजादी का मनोविज्ञान? वो कैसे? देखिए, नलकूपों ने किसान को सरकार की बनाई नहरों, उनके पानी छोड़ने के समय और बारिश के इंतजार की निर्भरता से आजाद कर दिया। किसान जब चाहे बटन दबाकर अपने खेत को पानी दे सकता है। उसे किसी सरकारी अधिकारी या बादलों का मुंह नहीं देखना पड़ता। तो ये हरित क्रांति के बाद आया एक बहुत बड़ा बदलाव था। बिल्कुल, जिसने उत्पादन तो बहुत बढ़ा दिया। लेकिन हर आजादी की एक कीमत होती है ना? और वो कीमत बहुत भारी है। इस 75% निर्भरता ने एक बहुत ही खतरनाक चुनौती खड़ी कर दी है, गिरता हुआ भूजल स्तर।
पानी जमीन के नीचे से खत्म हो रहा है। हम जमीन के नीचे से पानी इतनी तेजी से निकाल रहे हैं जितनी तेजी से बारिश उसे वापस भर नहीं पा रही है। हम उस 6 किलोमीटर गहरी मिट्टी के खजाने का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन जमीन के नीचे जमा पानी के बैंक को पूरी तरह खाली करते जा रहे हैं। ये आगे चलकर एक बहुत बड़ा संकट बन सकता है। खैर, भूगोल और मिट्टी की इस कहानी से आगे बढ़कर अब उन लोगों की बात करते हैं जो इस प्रदेश की असल आत्मा है, यानी वहां की जनसांख्यिकी और डेमोग्राफिक्स। हाँ, स्रोतों में कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो याद रखने के लिहाज से बहुत दिलचस्प है। जैसे सबसे ज्यादा आबादी प्रयागराज में है और इसे याद रखने के लिए कुंभ मेले का उदाहरण दिया गया है, जहां लोगों का विशाल समुद्र उमड़ता है। एकदम सही। वहीं सबसे कम आबादी महोबा में है और इसे याद रखने के लिए मोहब्बत शब्द की ट्रिक इस्तेमाल की गई है, जो आज की दुनिया में कम ही मिलती है। ये ट्रिक्स बहुत काम आती हैं याद रखने में। ये सांस्कृतिक संदर्भ इन भारी आंकड़ों को लोक स्मृति का हिस्सा बना देते हैं। लेकिन इन आंकड़ों के भीतर कुछ ऐसे विरोधाभास भी है जो हमें समाज की एक बहुत ही जटिल सच्चाई से रूबरू कराते हैं। क्योंकि जनसांख्यिकी सिर्फ लोगों को गिनने का नाम नहीं है, ये समाज की सोच को नापने का पैमाना भी है। बिल्कुल। और साक्षरता और लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो का विरोधाभास शायद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। स्रोतों के इस हिस्से ने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। गौतम बुद्ध नगर वाले आंकड़े की बात कर रही हैं आप? हाँ, आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में सबसे ज्यादा साक्षरता दर गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पूरे प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात भी उसी नोएडा में है। प्रति 1000 पुरुषों पर केवल 851 महिलाएं। ये सच में चौंकाने वाला लगता है पहली नजर में। और दूसरी तरफ जौनपुर जिले में साक्षरता नोएडा जितनी नहीं है, लेकिन वहां लिंगानुपात पूरे प्रदेश में सबसे शानदार है। प्रति 1000 पुरुषों पर 1024 महिलाएं। एक आम धारणा तो यही कहती है ना कि जहां शिक्षा ज्यादा होगी वहां समाज ज्यादा प्रगतिशील होगा और लिंगानुपात बेहतर होगा। फिर नोएडा में ये नियम क्यों टूट जाता है? क्योंकि हम अक्सर साक्षरता और सामाजिक बदलाव को एक ही तराजू पर तौलने की गलती करते हैं। साक्षरता का मतलब रातों रात होने वाला सामाजिक बदलाव नहीं होता, और नोएडा के मामले में तो ये विशुद्ध रूप से अर्थव्यवस्था का गणित है। अर्थव्यवस्था का गणित? थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, गौतम बुद्ध नगर या नोएडा प्रदेश का सबसे बड़ा आर्थिक और औद्योगिक केंद्र है। जरा सोचिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश या बिहार के किसी गांव से एक युवा काम की तलाश में निकलता है। वो अपना परिवार, अपनी पत्नी और बच्चों को गांव में छोड़कर अकेला नोएडा आता है। मतलब ये जो भारी पुरुष प्रवासन है, ये इन आंकड़ों को बिगाड़ रहा है। बिल्कुल। जब लाखों की संख्या में पुरुष अकेले प्रवास करते हैं काम के लिए, तो उस जिले में पुरुषों की आबादी कृत्रिम रूप से बहुत बढ़ जाती है। इसका वहाँ पैदा होने वाले बच्चों के लिंगानुपात से उतना संबंध नहीं है जितना इस बात से है कि वहाँ बाहर से आकर बसने वाले ज्यादातर लोग पुरुष हैं। और जौनपुर में इसका उल्टा होता है। हाँ, वहीं जौनपुर जैसे जिलों से भारी संख्या में पुरुष रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, जिससे वहाँ महिलाओं का अनुपात ज्यादा दिखाई देता है। तो ये आंकड़ा सिर्फ जन्म दर का नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था और रोजगार की तलाश में होने वाले पलायन का नतीजा है। ये विश्लेषण वाकई इन भारी भरकम आंकड़ों को एक मानवीय चेहरा दे देता है। अब हम समाज के एक और अहम हिस्से की तरफ मुड़ते हैं। संस्कृति और जनजातियां। जी, संस्कृति, जनजातियां और कुछ छुपे हुए रहस्य। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख जनजातियों में से एक है। तराई क्षेत्र में पाई जाती है। हाँ, और स्रोतों में एक बात का प्रमुखता से जिक्र है कि थारू जनजाति दिवाली के पावन त्योहार को शोक के रूप में मनाती है। ये बात सुनने में बहुत अजीब और नकारात्मक लगती है। हाँ, बाहर से देखने पे ऐसा ही लगता है। क्या वे सच में रोशनी के इस त्योहार पर विलाप करते हैं? ये एक बहुत बड़ी और आम भ्रांति है। शोक शब्द का इस्तेमाल अक्सर बाहरी नजरिया होता है। जब हम शोक कहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वे इस दिन दुखी रहते हैं या रोते हैं, लेकिन असलियत इसके बिल्कुल उलट है। तो सच्चाई क्या है? थारू जनजाति के लिए ये कोई उदासी का दिन नहीं है, बल्कि ये अपने पूर्वजों को याद करने, उनका सम्मान करने और अपनी जड़ों से जुड़ने का एक बहुत ही गहरा और पवित्र अवसर है। तो वे इस दिन असल में करते क्या हैं? इस दिन वे अपने मृत परिजनों को विशेष रूप से भोजन अर्पित करते हैं, जिसे उनकी भाषा में रोटी कहा जाता है। वे मानते हैं कि इस दिन उनके पूर्वज उनके आसपास होते हैं। तो ये शोक नहीं है, ये एक तरह से पितृस्मरण और श्रद्धा का उत्सव है। ये उनका प्रकृति और जीवन चक्र के प्रति सम्मान है। बिल्कुल, ये जीवन और मृत्यु को एक चक्र के रूप में देखने का उनका तरीका है। ये नजरिया कितना खूबसूरत है
कैसे एक शब्द का गलत मतलब पूरी संस्कृति की छवि बदल सकता है। इसीलिए इन तथ्यों की गहराई में जाना जरूरी है। और जब हम सच्चाई को सामने लाने की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के साहित्य की बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। महान लेखक मुंशी प्रेमचंद का नाम तो सबने सुना है। साहित्य के सम्राट कहे जाते हैं। उनकी कहानियां आज भी हमारे समाज का आईना है, लेकिन स्रोत बताते हैं कि उनका असली नाम प्रेमचंद नहीं बल्कि धनपत राय था। जी, धनपत राय श्रीवास्तव। एक इतने स्थापित और बेबाक लेखक को अपना नाम छुपाने की क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि उस बेबाकी की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती थी। मुंशी प्रेमचंद असल में ब्रिटिश सरकार के अधीन एक स्कूल इंस्पेक्टर के तौर पर काम करते थे। अच्छा, तो वो सरकारी नौकरी में थे। हाँ, सोचिए, एक तरफ वो ब्रिटिश हुकूमत के मुलाजिम थे जिनकी रोजी रोटी उसी सरकार से चलती थी, और दूसरी तरफ उनके अंदर एक ऐसा लेखक बैठा था जो उसी सरकार की खामियों, जमींदारों के भीषण शोषण और गरीब किसानों की दर्दनाक दुर्दशा पर बेखौफ होकर लिखना चाहता था। तो अगर वो अपने असली नाम धनपत राय से सब लिखते तो सीधे ब्रिटिश सरकार की नजरों में आ जाते। यकीनन उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता, या हो सकता है कि राजद्रोह के आरोप में जेल में डाल दिया जाता। उनका शुरुआती कहानी संग्रह सोजे वतन तो अंग्रेजों ने जब्त करके जला भी दिया था। बाप रे। इसलिए प्रेमचंद नाम असल में उनकी एक साहित्यिक ढाल थी। प्रेमचंद वो ढाल थी जिसके पीछे छिपकर धनपत राय ने समाज की कड़वी सच्चाइयों को बिना किसी डर के बेनकाब किया। क्या बात है। इतिहास और संस्कृति के इन गहरे पन्नों से निकलकर अब हम आधुनिक उत्तर प्रदेश की उस उड़ान की बात करते हैं जो आज पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। आज का उत्तर प्रदेश तेजी से बदल रहा है। हाँ, आज का उत्तर प्रदेश सिर्फ प्राचीन इमारतों, इतिहास और साहित्य तक सीमित नहीं है। स्रोत बताते हैं कि ये एक्सप्रेसवे और अर्थव्यवस्था का एक नया मॉडल बन रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा निवेश हो रहा है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का जो विवरण दिया गया है वो किसी भी विकासशील देश के लिए गर्व की बात है। ये 302 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे कोई आम सड़क नहीं है। इसकी गुणवत्ता सच में बेमिसाल है। इसकी गुणवत्ता इतनी शानदार है कि आपातकालीन स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान जैसे मिराज और सुखोई सफलतापूर्वक लैंड और टेक ऑफ कर चुके हैं। और एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों का उतरना सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, ये एक सामरिक और रणनीतिक संपत्ति भी है। रणनीतिक संपत्ति कैसे? इसका मतलब है कि युद्ध या आपातकाल के समय जब असली हवाई पट्टियां क्षतिग्रस्त हो सकती हैं, तब भी देश की वायुसेना के पास काम करने के लिए जगह मौजूद रहेगी। ये सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ी बात है। और विकास की ये गति सिर्फ बड़े शहरों और एक्सप्रेसवे तक ही सीमित नहीं है। मैंने पढ़ा कि ग्रामीण और जमीनी स्तर पर भी बड़े बदलाव हो रहे हैं। ओडीओपी योजना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हाँ, मैंने स्रोतों में ओडीओपी यानी एक जिला एक उत्पाद योजना के बारे में पढ़ा। ये योजना कारीगरों को बढ़ावा देने की बात करती है। इसमें एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, मार्केट लिंकेज, बाजार से जुड़ाव। ये तकनीकी शब्द सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में जमीनी स्तर पर एक कारीगर के लिए इसका क्या मतलब है? आसान भाषा में समझे तो पहले समस्या ये नहीं थी कि कारीगरों को काम नहीं आता था। भदोही के कारीगर शानदार कालीन बनाते थे और गोरखपुर के कुम्हार मिट्टी का बेहतरीन टेराकोटा बनाते थे। वो तो पीढ़ियों से बनाते आ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन वे उसे अपने गांव या जिले के बाहर बेच नहीं पाते थे। बिचौलिए सारा मुनाफा खा जाते थे। मार्केट लिंकेज का मतलब है सरकार द्वारा एक ऐसा पुल बनाना जिससे वो कारीगर अपने उत्पाद सीधे दुनिया भर के ग्राहकों तक पहुंचा सके। तो सरकार इसमें मदद कर रही है? इस योजना के तहत सरकार उन्हें अमेज़न जैसे बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों से जोड़ रही है, उनकी पैकेजिंग सुधार रही है। अब भदोही का एक छोटा सा कारीगर अपना कालीन सीधे अमेरिका या यूरोप के किसी खरीदार को बेच सकता है। ये तो सच में स्थानीय कारीगरों के लिए गेम चेंजर है। और शासन की नीतियों की बात करें तो एक और योजना जिसने मुझे भावनात्मक रूप से बहुत प्रभावित किया वो है मातृभूमि योजना। ये बहुत ही अनूठी पहल है। स्रोत बताते हैं कि इस योजना के तहत अगर कोई भी व्यक्ति अपने गांव में कोई स्कूल, अस्पताल या सामुदायिक भवन बनवाना चाहता है तो उसे विकास कार्य के कुल खर्च का आधा यानी 50% देना होगा और बाकी 50% सरकार देगी। जी, आधी फंडिंग सरकार की तरफ से। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि उस इमारत पर उस व्यक्ति के पूर्वजों का नाम लिखा जाएगा। ये योजना शासन की एक मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि ये इंसान के सबसे गहरे जज्बात को छूती है। अपनी जड़ों से जुड़ाओ। ये सिर्फ पैसा इकट्ठा करने की योजना नहीं है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
जब कोई सफल व्यक्ति जो शायद अब शहर या विदेश में बस गया है अपने गांव में कुछ बनाता है और उस इमारत पर उसके पूर्वजों का नाम लिखा जाता है, तो वो सिर्फ ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं रहता, वो उसकी विरासत बन जाता है, एक इमोशनल कनेक्शन बन जाता है। बिल्कुल। ये लोगों को अपने गांव की मिट्टी से, वहां के विकास से भावनात्मक रूप से जुड़ने का एक बहुत ही असरदार तरीका है। और जब लोग भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं तो वे उस विकास की देखरेख भी खुद करते हैं। तो अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा का निचोड़ निकालें तो ये साफ हो जाता है कि उत्तर प्रदेश सिर्फ भारत का एक राज्य नहीं है, ये एक जीता जागता संग्रहालय है। एकदम सही। एक ऐसा प्रदेश जहां पैरों के नीचे 6 किलोमीटर गहरी उपजाऊ मिट्टी है, जिसके कण कण में प्लेस्टोसीन युग से लेकर आज तक का इतिहास रचा बसा है। ये वो जगह है जहां धनपत राय जैसे लेखक समाज को आईना दिखाते हैं, और वही इतिहास आज के आधुनिक एक्सप्रेसवे, लड़ाकू विमानों की गर्जना और चमचमाते आईटी हब से जाकर मिलता है। और हमने ये भी देखा कि कैसे यहाँ की डेमोग्राफी, संस्कृति और अर्थव्यवस्था आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं। वो नोएडा के लिंगानुपात वाला विरोधाभास, हाँ, चाहे वो नोएडा के लिंगानुपात के पीछे का अर्थशास्त्र हो या थारू जनजाति की परंपराओं के पीछे का गहरा अर्थ, यहाँ की हर एक चीज किसी बड़ी कहानी का हिस्सा है। और यहीं पर आज की चर्चा खत्म करने से पहले सुनने वालों के लिए एक विचार, एक ऐसा सवाल छोड़कर जाना चाहती हूँ जिस पर सब खुद आगे सोच सकें। एक अंतिम विचार जरूरी है। हमने आज विस्तार से चर्चा की कि कैसे इस प्रदेश की 20 करोड़ आबादी की पूरी अर्थव्यवस्था और उस 6 किलोमीटर गहरी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति सदियों से मानसून के एक निश्चित पैटर्न और पूर्वा हवाओं पर टिकी हुई है। और साथ ही हमने ये भी देखा कि आज की सिंचाई व्यवस्था 75% तक नलकूपों और जमीन के नीचे के पानी पर निर्भर है। बिल्कुल। और यही मेरा सवाल है। नमस्कार, आज चलिए एक सफर पर निकलते हैं उत्तर प्रदेश की जीवन रेखाओं को समझने के लिए, मतलब वहां की नदियों की कहानी जानने के लिए। देखिए, जब भी उत्तर प्रदेश का जिक्र आता है तो जहन में सिर्फ शहर या खेत नहीं आते, बल्कि वो नदियां आती हैं जो असल में इस प्रदेश की पहचान है। ये सिर्फ पानी का बहाव नहीं, बल्कि सच कहूं तो ये इस प्रदेश की आत्मा है। तो चलिए इसी सफर की शुरुआत करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों इन नदियों को उत्तर प्रदेश की लाइफलाइन यानी जीवन रेखा कहा जाता है। इन्हें सिर्फ पानी की धारा समझ लेना ये तो बहुत बड़ी भूल होगी। सच तो ये है कि ये नदियां भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य की धमनियों जैसी हैं। यही तो है जो यहाँ के जीवन, यहाँ की संस्कृति और पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को सींचती हैं, उसे जिंदा रखती हैं। और इस पूरी कहानी की जो हीरो है, जो मुख्य पात्र है, वो है गंगा नदी। तो आइए सबसे पहले गंगा के सफर को ही देखते हैं उत्तर प्रदेश में। तो गंगा का सफर शुरू होता है उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से। वहां से निकलकर ये हरिद्वार के बाद उत्तर प्रदेश में एंटर करती हैं। फिर इनका बहाव देखिए पश्चिम से पूर्व की तरफ, और इसी रास्ते में पड़ते हैं बड़े बड़े शहर जैसे कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी। और हाँ, ये अकेले नहीं बहती, यमुना, रामगंगा, गोमती और घाघरा जैसी बड़ी नदियां भी इनसे आके मिलती हैं। तो एक बात जो बिल्कुल साफ है और जिसे याद रखना जरूरी है, वो ये कि गंगा ही उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ये सिर्फ एक फैक्ट नहीं है, ये इस पूरे रिवर सिस्टम का, इस पूरे नदी तंत्र का आधार है। अच्छा, गंगा की बात हो गई, अब आते हैं गंगा की सबसे बड़ी साथी, सबसे बड़ी सहायक नदी पर, यानी यमुना पर। और इसका भी अपना एक अलग ही रुतबा है, अपना एक अलग महत्व है। इन दोनों नदियों को देखिए, हैं तो एक दूसरे की साथी, पर कितनी अलग हैं। गंगा निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, तो यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से। गंगा के तट पर है आस्था का शहर वाराणसी, तो यमुना के किनारे है मोहब्बत का शहर आगरा। एक है मेन आर्टरी, मुख्य नदी, तो दूसरी है उसकी सबसे बड़ी सहायक। यमुना का सफर भी कुछ कम नहीं है। ये यमुनोत्री से निकलकर सहारनपुर, मथुरा, आगरा जैसे शहरों से होती हुई आखिरकार पहुंचती हैं प्रयागराज, और यहीं त्रिवेणी संगम पर इनका मिलन होता है गंगा से। और हाँ, यमुना की भी अपनी सहायक नदियां हैं जैसे चंबल, बेतवा और केन। तो ये पॉइंट एकदम नोट करने वाला है। लंबाई के हिसाब से यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और यही एक फैक्ट इन दोनों नदियों के रिश्ते को बहुत खास बना देता है। और फिर आता है इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स, भौगोलिक भी और सांस्कृतिक भी। प्रयागराज का संगम, जहां गंगा और यमुना एक हो जाती हैं। ये सिर्फ दो नदियों का मिलन नहीं है, ये तो दो संस्कृतियों का, दो इतिहासों का संगम है। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती।
गंगा को जो शक्ति मिलती है वो सिर्फ यमुना से नहीं आती, कई और भी बहुत जरूरी नदियां हैं जो गंगा में मिलती हैं। तो चलिए अब जरा उन पर भी एक नजर डालते हैं। तो अगली नदी है घाघरा। हाँ, वही घाघरा जिसे हम अयोध्या में सरयू के नाम से जानते हैं। और ये नदी आती कहां से है? ये आती है तिब्बत के मापछा चुंगो ग्लेशियर से। मतलब ये एक इंटरनेशनल नदी है। फिर ये बहराइच, अयोध्या से होती हुई बिहार के छपरा के पास गंगा में मिल जाती है। और अब आता है घाघरा से जुड़ा सबसे दिलचस्प फैक्ट। देखिए, लंबाई में तो यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक, लेकिन अगर बात करें पानी के वॉल्यूम की, पानी की मात्रा की, तो उस हिसाब से घाघरा गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है ना? कमाल की बात। अब आते हैं गोमती नदी पर, और इसकी कहानी तो और भी अनोखी है। क्यों? क्योंकि इसका उद्गम, इसका ओरिजिन किसी पहाड़ या ग्लेशियर में नहीं है। ये तो उत्तर प्रदेश के ही पीलीभीत जिले में एक झील है, फुलहार झील, वहां से निकलती है और फिर लखनऊ, जौनपुर जैसे बड़े शहरों से गुजरते हुए गाजीपुर के पास गंगा में मिल जाती है। तो गोमती की खासियत क्या हुई? ये एक ऐसी बड़ी नदी है जिसका पूरा का पूरा सफर उत्तर प्रदेश की सरहदों के अंदर ही सिमटा हुआ है। मतलब ये सही मायनों में उत्तर प्रदेश की अपनी एक लोकल नदी है। तो अगर कभी ये सवाल आए कि कौन सी बड़ी नदी है जो उत्तर प्रदेश में ही शुरू होती है और यहीं गंगा में मिल जाती है, तो जवाब अब बिल्कुल साफ है, गोमती। चलिए इस पजल में दो और जरूरी टुकड़े जोड़ते हैं। एक है रामगंगा जो उत्तर से उत्तराखंड से आती है और कन्नौज के पास गंगा में मिल जाती है, और दूसरी है सोन नदी जो बिल्कुल अलग दिशा से यानी दक्षिण के पठार से आती है। ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और फिर मिर्जापुर और सोनभद्र से होकर गुजरती है। और यही सोन नदी की सबसे बड़ी पहचान है। देखिए, जहां ज्यादातर नदियां हिमालय से आ रही हैं, वहीं सोन एक पठारी नदी है, एक प्लेटो रिवर। और यही बात इस पूरे रिवर सिस्टम में एक अलग तरह की ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, एक भौगोलिक विविधता लाती है। तो हमने गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती, सोन, इन सब की अलग अलग कहानी देख ली। अब चलिए इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा का पूरा नेटवर्क आखिर दिखता कैसा है। तो फटाफट एक रिकैप करते हैं। गंगा ये है मेन आर्टरी, यमुना लंबाई में सबसे बड़ी सहायक, घाघरा पानी के वॉल्यूम में सबसे बड़ी, गोमती उत्तर प्रदेश की अपनी लोकल नदी, और सोन दक्षिण के पठार से आने वाली नदी। हर एक की अपनी पहचान है। तो ये सिर्फ नदियों का एक नक्शा भर नहीं है, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक जटिल नेटवर्क है जो उत्तर प्रदेश के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को तय करता है। हर नदी की अपनी एक कहानी है और जब ये सारी कहानियां मिलती हैं तब जाकर इस प्रदेश की महान गाथा बनती है। तो अंत में एक सवाल के साथ इसे छोड़ते हैं। ये नदियां सिर्फ बहता हुआ पानी नहीं है, ये हमारे भविष्य के लिए एक विरासत है, एक धरोहर है। अब सवाल ये है कि इनकी कहानी का अगला चैप्टर कैसा होगा। ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। आज सफर पर निकलते हैं भारत के दिल यानी उत्तर प्रदेश के। देखिए, ये सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी सभ्यता है और आज हम इसकी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत एक नंबर से करते हैं, एक ऐसा नंबर जो शायद दिमाग घुमा दे, 24 करोड़।
अब ये नंबर इतना बड़ा है कि इसे समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो इसे ऐसे समझिए, ये ब्राजील की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। सोचिए, भारत का एक अकेला राज्य जो अगर कोई देश होता तो दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होता। और ये जो विशालता है, यही हमें एक बहुत बड़े सवाल पर ले आती है। आखिर भारत के इस शक्तिशाली और कह सकते हैं जटिल हृदय प्रदेश की असली कहानी है क्या? चलिए इसी को समझते हैं। किसी भी जगह को समझने के लिए सबसे पहले उसकी पहचान को जानना जरूरी है। तो चलिए शुरुआत इसके नाम और इसकी कहानी से करते हैं। अच्छा, स्क्रीन पर देखिए, उत्तर प्रदेश का नाम हमेशा से ये नहीं था। इसका सफर शुरू हुआ था 1836 में नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस के नाम से, जो कि एक सीधा साधा भौगोलिक नाम था। फिर वक्त के साथ इसमें आगरा और अवध के नाम भी जुड़ते गए और 1937 तक आते आते ये बन गया यूनाइटेड प्रोविंसेस, यानी संयुक्त प्रांत। ये सिर्फ नाम नहीं बदल रहे थे, बल्कि एक नई एकीकृत राजनीतिक पहचान तैयार हो रही थी। और फिर आखिरकार 1950 में इसे अपना आज का नाम मिला, उत्तर प्रदेश। नाम के साथ साथ राजधानी यानी सत्ता का केंद्र भी बदलता रहा, और इसे याद रखने की ना एक बड़ी मजेदार ट्रिक है। APL, ए से आगरा, जो मुगलों की शान हुआ करता था। फिर 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने प्रशासनिक सुरक्षा को देखते हुए राजधानी को P यानी प्रयागराज शिफ्ट कर दिया, और आखिर में L यानी लखनऊ को चुना गया, जो अवध की तहजीब और संस्कृति का दिल था। अब एक बड़ा दिलचस्प सवाल, क्या कभी सोचा है कि 2 मछलियों और एक तीर धनुष का आज के उत्तर प्रदेश से क्या लेना देना हो सकता है? तो इसका जवाब छिपा है राज्य के राजकीय चिन्ह में, जिसे 1938 में मंजूरी दी गई थी। ये सिर्फ एक डिजाइन नहीं है, इसमें एक बहुत गहरा संदेश है। इसमें जो 2 मछलियां हैं वो अवध के मुस्लिम नवाबों की विरासत का प्रतीक है, और जो तीर धनुष है वो अयोध्या के भगवान राम की विरासत का। मतलब ये हिंदू और मुस्लिम धरोहर को एक ही पहचान में पिरोने का, यानी गंगा जमुनी तहजीब का एक बेहद ताकतवर प्रतीक है। पहचान तो समझ ली, अब चलिए इस प्रदेश की जमीन को थोड़ा करीब से देखते हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। अगर आप भौगोलिक तौर पर देखें ना, तो उत्तर प्रदेश असल में एक में 3 अलग अलग दुनियाएं हैं। उत्तर की तरफ हिमालय की तलहटी है, जिसे भाबर और तराई कहते हैं। बीच में है दूर दूर तक फैला हुआ गंगा का विशाल मैदान, और दक्षिण में है भारत का प्राचीन पठारी हिस्सा। अब ये जो गंगा का विशाल मैदान है, इसमें 2 तरह की मिट्टी मिलती हैं, खादर और बांगर। और इन्हें याद रखना बहुत ही आसान है। खादर में खाद शब्द छिपा है, मतलब ये वो नई और बहुत उपजाऊ जमीन है जहां नदियां हर साल बाढ़ के साथ नई मिट्टी की परत बिछा देती हैं। और बांगर, जो सुनने में थोड़ा बासी जैसा लगता है, वो पुरानी मिट्टी वाला ऊंचा इलाका है जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, इसलिए वो थोड़ी कम उपजाऊ होती है। अब थोड़ा और दक्षिण में चले तो आता है सोनभद्र जिला, और ये जिला ना बहुत खास है। ये उत्तर प्रदेश का इकलौता ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं 1 या 2 नहीं बल्कि 4 राज्यों से मिलती हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। और इसकी यही जो खास भौगोलिक लोकेशन है ना, यही इसे आर्थिक तौर पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बना देती है। यहाँ कोयले के बहुत बड़े भंडार हैं और देश के कई बड़े बड़े पावर प्लांट्स भी यहीं पर हैं, और इसी वजह से सोनभद्र को भारत की ऊर्जा राजधानी भी कहते हैं। तो जमीन की जान तो है यहाँ की नदियाँ, पर सवाल ये है कि नदियों का पानी करोड़ों किसानों के खेतों तक पहुँचता कैसे? चलिए सिंचाई के इस पूरे सिस्टम को समझते हैं। ये आंकड़े शायद आपको चौंका दें। उत्तर प्रदेश में लगभग 75% सिंचाई सरकारी नहरों से नहीं बल्कि किसानों के अपने नलकूपों यानी ट्यूबवेल से होती है। यकीनन इसने खेती में क्रांति ला दी और किसान को पानी के लिए आत्मनिर्भर बनाया। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, और वो है जमीन के नीचे के पानी का तेजी से गिरता स्तर। ये एक बहुत गंभीर चुनौती है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि नहरों का महत्व कम हो गया है। प्रदेश की शारदा नहर प्रणाली को ही देख लीजिए, जिसका नेटवर्क 12,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। और दूसरी तरफ है पूर्वी यमुना नहर, जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। ये हमें बताता है कि इस इलाके में वाटर मैनेजमेंट की सोच सदियों पुरानी है। ये जमीन सिर्फ हमें अनाज ही नहीं देती, बल्कि ये बेशकीमती वन्य जीवन का भी घर है। तो अब बात करते हैं फसलों से लेकर बाघों तक की। अब हरियाली की बात करते हैं।
उत्तर प्रदेश का कुल 9.23% हिस्सा ग्रीन कवर है। अब इसमें दो चीजें आती हैं। लगभग 6.15% तो घना वन क्षेत्र है जिसे फॉरेस्ट कवर कहते हैं, और करीब 3.08% वृक्ष क्षेत्र यानी ट्री कवर है, जो जंगलों के बाहर लगे पेड़ पौधे हैं। और इस 9.23% के आंकड़े को याद रखने की एक मजेदार ट्रिक है 6 का उल्टा 9। अच्छा, प्रदेश में कुल 4 टाइगर रिजर्व हैं और इन्हें आप कभी नहीं भूलेंगे अगर बस एक लाइन याद कर लें। अमन ने पीली रानी को दूध पिलाया। देखिए, अमन से अमनगढ़, पीली से पीलीभीत, रानी से रानीपुर जो सबसे नया टाइगर रिजर्व है, और दूध से दुधवा। बस हो गए चारों याद। जमीन, जंगल, पानी, इन सब की बात तो हो गई। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश की आत्मा की ओर, मतलब यहाँ की आस्था, यहाँ के त्योहार और इसकी जबरदस्त विरासत की तरफ। यूनेस्को भी ना उत्तर प्रदेश की विरासत को 2 तरीकों से देखता है। एक है मूर्त या टैंजिबल हेरिटेज, मतलब वो धरोहरें जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे कि ताजमहल या आगरा का किला। और दूसरी है अमूर्त या इनटैंजिबल विरासत। ये जीती जागती परंपराएं हैं जिन्हें हम महसूस करते हैं, जैसे प्रयागराज का कुंभ मेला जिसे 2017 में दर्जा मिला। और आज के दौर में प्रदेश के टूरिज्म की पहचान का जो आधार है वो है हेरिटेज आर्क। ये एक बहुत ही शानदार सर्किट है जो 3 शहरों को जोड़ता है, आगरा की मुगलिया शान, लखनऊ की नवाबी तहजीब और वाराणसी की सदियों पुरानी आध्यात्मिकता। आगरा, लखनऊ, वाराणसी का ये हेरिटेज आर्क, ये तो यूपी का आज है, पर एक सवाल भविष्य के लिए भी है कि उत्तर प्रदेश का अगला हेरिटेज आर्क क्या होगा। क्या ये बुंदेलखंड के किलों को जोड़ने वाला एक फोर्ट सर्किट होगा, या फिर दुधवा और पीलीभीत के जंगलों को मिलाकर एक वाइल्ड लाइफ सर्किट बनेगा? इसका जवाब तो वक्त ही देगा।